पकौड़े खाओ, गर्मा गर्म पकौड़े खाओ। दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर ठेले पर तुषार चाय और पकोड़े बेच रहा होता है और बहुत जोरों से बरसात हो रही थी। अब तक उसके पकोड़े नहीं बिके थे। हे भगवान, इस बरसात ने तो आज का धंधा पानी सारा चौपट कर दिया। सुबह से एक पैसा भी नहीं कमाया। सोचा था कि अगर 100-200 रुपए भी कमा लूंगा तो अपनी रूपाली को कुछ तोहफे में दे पाऊंगा। अरे आज उसका जन्मदिन है। दरअसल तुषार की हालत बहुत ही गरीबों वाली थी। जहां वो स्टेशन के बाहर चाय पकोड़े का ठेला लगाया करता था, वहीं उसे अमीर रूपाली से प्यार था, जिसके पिता राकेश शहर के जाने माने अमीरों में गिने जाते थे। जहां रूपाली अपने मखमल के बिस्तर पर सोई हुई थी, तभी उसके पिता राकेश उसके कमरे में केक लेकर आते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माय डियर डॉटर, हैप्पी बर्थडे टू यू, माय गॉड ब्लेस यू रूपाली। थैंक यू सो मच पापा। ब्लो द कैंडल एंड कट द केक। कोई बर्थडे विश तो मांग लो। जी मम्मी। रूपाली अपनी आंखें बंद करके विश मांगने लगती है। भगवान जी, मुझे मेरा तुषार दे दीजिए, उससे मेरी शादी हो जाए, प्लीज प्लीज प्लीज। तुम्हें विश मांगने की कोई जरूरत नहीं बेटा, तुम अमीर बाप की बेटी हो। तुम बस फरमाइश किया करो, तुम्हारे पापा सब पूरी करेंगे। आई नो डैडी कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। आप अपनी बेटी की सब फरमाइश पूरी करते हो, लेकिन सब खुशी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। लाइफ की रियलिटी पैसा, पावर, पोजीशन है बेटा। एनीवेज, आई हैव बिग सरप्राइज फॉर यू। शाम को अच्छे से रेडी हो जाना। इतना कहकर राकेश वहाँ से चला जाता है। मम्मी, डैडी किस सरप्राइज की बात कर रहे थे? रूपाली बेटा, तेरे डैडी अपने बिजनेस पार्टनर जय मेहता के बेटे से तुम्हारा रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। आज शाम को पार्टी में उसी की अनाउंसमेंट करेंगे। ये सुनकर रूपाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पिता के पैरों में आकर रोने लगती है। डैडी, आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। अच्छा, तो मेरी बेटी मुझसे दूर जाने के डर से रोने लगी। दूर थोड़ी जाना है बेटा, 10 मिनट का ही तो रास्ता है मेहता जी के घर का, और उनका अपना खुद का अच्छा खासा बिजनेस है। वहाँ तुम बहुत खुश रहोगी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तुषार नाम है उसका। डरते डरते रूपाली अपने पिता को अपने दिल की बात बता देती है और उसके पिता राकेश हंसते हुए उसे बोलते हैं, जब मेरी बेटी ने लड़का पसंद किया है तो लड़का अच्छा ही होगा। शाम को तुम उसे पार्टी में बुला लो। आप मेरे तुषार से मिलेंगे? पापा थैंक यू सो मच। रूपाली तुरंत ही कार में बैठकर तुषार के पास जाती है, जहाँ तुषार बरसात में भीगता हुआ चाय पकोड़े बेच रहा होता है। तुषार, पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या सचमुच तुम्हारे पिता मुझसे मिलना चाहते हैं? हाँ बाबा, तभी तो आई हूँ। शाम को टाइम से घर आ जाना। रूपाली, तुम्हारे पिता मेरी गरीब हालत को देखकर मना तो नहीं करेंगे ना? हमारी शादी होगी ना? जरूर होगी तुषार। तुषार बरसात में भीगा भागता हुआ रेलवे स्टेशन की पटरी से कुछ दूर बनी हुई कच्ची झोपड़ी में आता है, जहाँ बाढ़ जैसा माहौल बना हुआ था। अरे काजल, ये ले पानी बाहर फेंक दे, जल्दी से बाल्टी लेकर आ। क्या फायदा माँ, सुबह से पानी फेंक रहे हैं, लेकिन पानी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या कर सकते हैं बिटिया, ये तो हर साल की मौसम की मार है। बरसात में जब भी ऐसे पानी भरता है तो घर में भी आने लगता है। माँ, हमारा अपना घर कब होगा? कब तक हम इस कच्ची झोपड़ी में रहेंगे? भाई की शादी के बाद भाभी भी क्या इसी झोपड़ी में आएगी? दूसरा कोई आसरा भी तो नहीं है हम गरीबों का। चल अब पानी निकाल, छत पर थोड़ी घास लगा दे तो छत टपकेगी नहीं। वैसे भी सिर्फ 2-3 महीने की ही बरसात है। अरे तुषार बेटा, तू आ गया। आज सारे पकोड़े बिक गए क्या बेटा? हाँ माँ, 100 रुपए कमा कर लाया हूँ आज। इससे राशन पानी ले आना घर का। माँ, मेरी कोई कमीज धुली हुई है क्या? रूपाली के पिता मुझसे मिलना चाहते हैं। बेटा, तू उस अमीर लड़की को भूल क्यों नहीं जाता? तुझे पता है ना कि अमीर लोगों के लिए हम गरीब लोग सड़क पर उगी घास जैसे होते हैं, जिसे वो रौंद कर चले जाते हैं। भगवान करे वो मान जाए तुम दोनों के लिए। कुछ ही देर में तुषार रूपाली के घर पुरानी कमीज और टूटी हुई चप्पल में पार्टी में पहुंचता है, जहां सब सूट बूट पहने पार्टी में मौजूद होते हैं। डैड, इनसे मिलिए, ये है तुषार। तुषार अपनी फटी हुई शर्ट को छुपाते हुए पैरों में घिसी हुई चप्पल पहने कीचड़ लगा अंदर आ जाता है। नमस्ते पापा जी। डोंट से डैड, मैं सिर्फ रूपाली का पिता हूँ। कितना कमा लेते हो डेली का तुम? जी बस 100-200 रुपए। क्या बस 100-200? अच्छा बताओ, घर है कि नहीं? आपसे झूठ नहीं कहूँगा, लेकिन मजबूरी में अभी तक तो रेलवे की पटरी के पास रह रहे हैं। लेकिन मैं रूपाली के लिए बहुत मेहनत करूँगा, उसे हमेशा खुश रखूंगा। रूपाली बेटा, जो लड़का तुम्हें रेलवे लाइन पर रखेगा उसके लिए तुम अपने महलों जैसे घर को छोड़ पाओगी? जिस ऐशो आराम में रहने की तुम्हें आदत है, रह पाओगी उसके बिना? हाँ पापा, मुझे हर परिस्थिति स्वीकार है, लेकिन मेरा पति तुषार ही होगा। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा और एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम्हें।
रूपाली अपने प्यार के चलते तुषार के साथ अपना घर छोड़कर आ जाती है और वो दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। फिर तुषार रूपाली को अपने घर ले आता है। माँ तेरी बहू आ गई। अरे बेटा, तू मेरी बहू ले आया, बहुत ही सुंदर है। रुको, मैं अभी तुम्हारा गृह प्रवेश करवाती हूँ। काजल, जाकर पूजा की थाली तो लेकर आ। काजल पूजा की थाली लेकर आती है। आओ भाभी, अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाओ। क्या ये मेरा ससुराल है? इतना छोटा घर, इससे बड़ा तो मेरे घर का बाथरूम है। सब लोग इस घर में कैसे रह पाते हैं? मैं अगर इस घर में रहूंगी तो मेरा तो दम ही घुट जाएगा। भाभी, आप यहाँ किसी चीज की कोई भी कमी महसूस नहीं करोगी। आपको कोई भी जरूरत होगी तो आप मुझे बता सकती हो। काजल ऐसा बोल ही रही थी कि इतनी देर में बारिश शुरू हो जाती है और तुषार का कच्चा घर होता है, जिस वजह से छत टपकने लगती है और पानी घर में जमा होने लगता है। इस बारिश ने तो नाक में दम करके रखा है। काजल बेटी, जा जल्दी से जहाँ जहाँ पानी टपक रहा है वहाँ बर्तन रख दे, और वो भर जाएगा तो बाहर फेंक देंगे। अपनी गरीब ससुराल को देखकर और अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर रूपाली सोचती है, गॉड, मैं कहाँ आकर फंस गई। इनके पास तो रहने के लिए पक्का मकान तक नहीं है। इतनी सी बारिश में इनके घर का ये हाल है। कल को अगर बारिश तेज हो गई तो बाढ़ तो सबसे पहले इनके घर में आएगी। अरे रूपाली बेटा, क्या सोच रही हो तुम? ये देखो, काजल ने तुम दोनों का बिस्तर लगा दिया है। तुम और तुषार अब आराम से सो जाओ। क्या मैं इस बिस्तर पर सोऊंगी? ये तो गंदा हो रहा है। मैं तो यहाँ बैठने में भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। पूरी रात कैसे गुजारूंगी? बहू, अभी के लिए तो यही बिस्तर है, और जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम तुम्हें जिस पर तुम सोती हो वैसा बिस्तर ला देंगे। आप लोगों को देखकर तो नहीं लगता कि आपके पास कभी इतने पैसे आएंगे। खैर छोड़ो, लोगों के पैर पर कुल्हाड़ी गिरती है, मैंने तो पैर कुल्हाड़ी पर मार लिया है। रूपाली की बातें सुनकर सारा परिवार दुखी हो जाता है, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं कहता और सब ये सोचकर छोड़ देते हैं कि अभी वो नई है, उसे ऐसे हालात में रहने की आदत नहीं है। रात भर छत टपकने की वजह से रूपाली सो नहीं पाती और जैसे तैसे अपनी रात गुजारती है। भाभी उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है और सूरज चढ़ाया है। क्या यार, पूरी रात मैं इस पानी की टप टप की वजह से सो नहीं पाई हूँ और तुम इतनी जल्दी मुझे उठा रही हो, सोने भी नहीं दे रही। सॉरी भाभी, वो क्या है ना, चाय पीने का समय हो रहा था, इस वजह से मैंने आपको उठाया। जल्दी से तैयार होकर आ जाइए, सब आपका नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। काजल के कहने पर रूपाली मुंह बनाते हुए उठकर तैयार होकर सबके सामने आ जाती है। आओ बहू आओ, सबके साथ बैठकर नाश्ता कर लो। क्या इसे आप नाश्ता कहते हैं? ये तो मेरे घर का कुत्ता भी रिजेक्ट कर दे। रूपाली, तुम्हें क्या हो गया है? क्या कोई ऐसे अन्य का अपमान करता है? कोई बात नहीं तुषार, बहू को ये सब खाने की आदत नहीं। तुम बताओ रूपाली कि तुम्हें क्या खाना है, मैं वही बना दूंगी। रहने दीजिए मम्मी जी, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करके खा लूंगी। इतना कहकर रूपाली वहाँ से चली जाती है। फिर बाहर से ऑर्डर करके खाना मंगा कर खा लेती है। रूपाली का ऐसा बर्ताव किसी को भी पसंद नहीं आता और रूपाली के अमीर होने की वजह से उसमें बहुत घमंड होता है, जिस कारण वो किसी के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं करती। रूपाली घर का कोई काम नहीं करती थी, सारा काम पार्वती और काजल को ही करना पड़ता था। रूपाली सारा दिन आराम करती, लेकिन फिर भी उसकी सास और ननद कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन काजल फर्श पर पोछा लगा रही होती है, तभी रूपाली जाकर फिसल कर गिर जाती है। हाय मेरी कमर! भाभी, आपको कहीं लगी तो नहीं? आप ठीक हो ना? ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, मैं जानबूझकर आपको गिराने की क्यों सोचूंगी? रूपाली काजल की एक बात नहीं सुनती और गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है। तभी तुषार और पार्वती आ जाते हैं। रूपाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? मैंने आज तक तुम्हारी सारी हरकतें बर्दाश्त की और तुमने मेरे परिवार वालों का जीना हराम कर दिया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमसे प्यार कर और तुमसे शादी करके मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए। निकल जाओ मेरे घर से। तुषार बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? अगर बहू यहाँ नहीं रहेगी तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी चले जाएंगे इस घर से। हाँ भैया, हम भी यहाँ से चले जाएंगे। अपनी सास और ननद की ऐसी बातें सुनकर रूपाली को बहुत पछतावा होता है और अपनी गलती का एहसास होता है। वो सबसे माफी मांगती है। मम्मी जी, काजल, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी भी आपकी इज्जत नहीं की, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और आज घर छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बहू, तू माफी मत मांग, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। हाँ भाभी, आप माफी मत मांगिए। रूपाली को अपनी गलती का पछतावा होते देखकर सभी घर वाले उसे माफ कर देते हैं और फिर धीरे धीरे रूपाली अपने ससुराल के माहौल में ढलने लगती है और सभी परिस्थितियों को खुशी खुशी स्वीकार करके खुशी खुशी रहने भी लगती है। आपको इस कहानी में कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।
रुशाली के साथ सावित्री जितनी खड़ूस थी इतनी ही अच्छी माँ भी थी। वो हमेशा अपनी बहू रुशाली से चिढ़ा करती और अपनी बेटी पर बहुत प्यार लुटाती। फिर एक दिन फोन बजता है। हेलो पलक बिटिया, कैसी हो? और बनारस में तो गर्मी पड़ रही होगी ना? यहाँ दिल्ली में तो बहुत गर्मी है। अच्छा, बच्चों की छुट्टियाँ पड़ रही हैं। एक काम कर, इस बार तो 1 महीने के लिए यहाँ रहने आ जा। तब से तेरा आना नहीं हुआ है। और क्या चल रहा है? सब ठीक तो है ना? अच्छा चल ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। माजी, वो माजी का फोन आया था। कुछ दिन छुट्टियों में रहने के लिए वो बुला रही हैं। वो क्या है ना, भाभी भी अपने मायके गई हुई है तो मम्मी घर में अकेली है। उन्होंने कहा है कि मैं और बच्चे चले जाएंगे तो उनका मन लग जाएगा। बस छुट्टियाँ शुरू हुई नहीं कि मायके जाने का राग अलापना शुरू कर दिया तूने। अरे तुझे पता है ना, पलक बच्चों के साथ छुट्टियों में रहने के लिए आने वाली है। अब मैं अकेले तो सारा काम करूँगी नहीं। और पलक कोई नौकरानी थोड़ी है, इस घर की बेटी है। बेटी उसे घर के कामों में लगाने के लिए नहीं बुला रही। तो बड़ी चालाक है। ननद के बहाने छुट्टियों में अपने मायके आराम करना जाना चाहती है ताकि पलक यहाँ सारा काम समेट ले। अरे हर्ष तो ऑफिस जाता है, तेरे ससुर जी दुकान जाते हैं। पता है ना, सुबह नाश्ता और रोटी पैक करना होता है। और ना भाई ना, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। आखिर में ये कैसे देखूंगी? 1 दिन के लिए जाना है तो हुआ। पर माँ जी, आखिरी की छुट्टियों में तो बच्चों को ट्यूशन शुरू हो जाएंगे, इसीलिए जाना ही नहीं हो पाएगा। सावित्री रुशाली की बात पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद, अरे सावित्री, ये एसी की सर्विस करने वाला आ गया है। रुशाली, अरे ओ रुशाली, अपने कमरे का दरवाजा खोल दे, तेरे कमरे का एसी सर्विस होगा। पलक और बच्चे कल सुबह दिल्ली पहुँच जाएंगे। तुम बाहर ड्राइंग रूम में अपना बिस्तर रख लो, यही कुछ दिन जमीन पर सोने का प्रबंध कर लेना। सावित्री, मैं सोच रहा था एक एसी और ले लेते हैं। यहाँ ड्राइंग रूम में इतनी गर्मी में भला पंखे की हवा में, और कूलर भी पुराना है। अरे चुप रहो जी, बिजली का बिल कौन भरेगा जब घर में 2 एसी चलेंगे? तो इतने दिनों में लड़की आ रही है, उसे भी तो तुम नजर लगा दो। रुशाली और बच्चे ड्राइंग रूम का कूलर चला लेंगे। मैं जानती हूँ हर्ष इस बात को समझ जाएगा। फालतू खर्चा कम किया करो। अगले दिन पलक अपने बच्चों के साथ अपने मायके में रहने के लिए आ जाती है। पलक के बच्चे बहुत शरारती थे। वो अक्सर अपने मामा हर्ष की बेटी को परेशान किया करते। मम्मी, चिंकी ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। कोई बात नहीं बेटा, गलती से टूट गई होगी। चिंकी भी तो तुम्हारी छोटी बहन है, मैं तुम्हें दूसरी गुड़िया ला दूंगी। मामी, मुझे मैंगो शेक पीना है। मुझे भी मैंगो शेक पीना है। मम्मी, मुझे मैंगो शेक नहीं पीना, मुझे मैंगो खाना है। मामी, मुझे मैंगो शेक रहने दो, मुझे भी मैंगो ही दे दो, मुझे भी मैंगो ही खाना है। मम्मी जी, बच्चे मैंगो मांग रहे हैं, फ्रिज में बस एक ही मैंगो रखा है। मैं सोच रही हूँ पापा जी को कॉल कर देती हूँ और शाम को वो दुकान से आते वक्त और मैंगो ले आएंगे। अरे एक रखा तो है, उसी में से आधा गोलू और आधा चिंकी को दे दे मैंगो शेक बनाकर, और अपनी निधि तो बाद में खाती रहेगी। रुशाली ने अपनी बेटी का मन मारते हुए ननद के बच्चों को मैंगो आधा आधा बांट दिया, चिंकी को मैंगो शेक बनाकर दिया और गोलू को आधा काट कर दे दिया। ये सब देखकर निधि का दिल खराब हो गया और फिर उसे रुशाली ने समझाया, तुम ऐसे अपना मन मत मारा करो, शाम को दादाजी आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए और मैंगो मंगवा दूंगी। जब हम बुआ के घर जाते हैं तो वो भी तो हमें बहुत कुछ खिलाती है ना। ऐसे में मैंने भी चिंकी और गोलू को दिया है। तभी कमरे से आवाज आती है, अरे भाभी, कमरे का एसी खोल दो, बाहर तो बहुत गर्मी है। माँ आओ ना, तुम्हारा गोपी बहू वाला साथ निभाना साथिया लगा दिया है। रुशाली आकर एसी चला देती है। भाभी, एक गिलास ठंडा शरबत बना दो, बहुत मन कर रहा है। बाबूजी रात को तरबूज लाए थे, वो भी काट के फ्रिज में रखे हैं, थोड़ी देर में खा लूंगी। और माँ, मैं सोच रही थी रात को खाने के लिए भरवा टिंडे, और भाभी सूखे करेले, और भाभी आलू प्याज डाल देना करेले में, और बच्चे ना आलू छाट छाट कर शौक से खाते हैं। अरे चिंता मत कर, आलू थोड़े ज्यादा डलवा दूंगी। रुशाली सुन लिया ना, जा जाकर रात के खाने की तैयारी कर, पलक के लिए शरबत भी बना देना। भरी गर्मी की दोपहर लगी हुई थी और उसकी सास और ननद एसी की ठंडी हवा में बैठकर गप्पे लड़ाती हैं। आधी छुट्टियां बीत चुकी थी। वैशाली, तुम कहो तो मैं एसी ड्राइंग रूम में लगवा देता हूँ। तुम्हें और बच्चों को बहुत परेशानी होती है, यहाँ बहुत गर्मी है और कूलर की हवा भी तो गर्म है, कूलर पुराना हो गया है। अरे नहीं जी, पहले ही आपकी सैलरी से घर का इतना खर्चा हो जाता है और उधार पर रहने दो, थोड़ी दिनों की बात है। ननद जी चली जाएंगी तो कमरे में एसी हमारे लिए लगा दो है, अगले साल देख लेंगे जब तक तुम्हारा हाथ भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले कुछ दिनों तक रुशाली ऐसे ही गर्मी में काम करती रही। रुशाली की ननद पलक काम में बिल्कुल भी मदद नहीं करती
करती थी। जब खाना तैयार हो जाए तो खाने बैठ जाती। मजाल है जो एक ग्लास भी इधर से उधर उठा कर रखा हो। रुशाली पूरा दिन काम करती, ऊपर से गर्मी में ड्राइंग रूम का कूलर खराब हो गया। रुशाली और बच्चों को गर्मी में ही सोना पड़ा। रुशाली पूरे दिन की थकी हुई थी और रात को गर्मी में सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह रुशाली सबके लिए नाश्ता लेकर जा ही रही थी कि अचानक ही वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। माँ पापा जल्दी आओ, देखो रुशाली चक्कर खाकर बेहोश हो गई है। अरे सावित्री तुझे आवाज आ रही है या नहीं? जल्दी आ। माँ लगता है पापा आवाज लगा रहे हैं, जरा कमरे का दरवाजा खोल कर देखो। कमरे के दरवाजे बंद करके बैठी हुई हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? अरे रुशाली बेहोश हो गई है, जल्दी आओ। क्या बहू बेहोश हो गई? क्या भाभी बेहोश हो गई? सब लोग घबरा जाते हैं। हर्ष डॉक्टर को फोन करके घर बुलाता है। थकान और नींद पूरी न होने के कारण इनको चक्कर आ गया था। आगे से ध्यान रखिएगा इन सब बातों का, ठीक है? नहीं तो ये खतरनाक हो सकता है इनके लिए। अपने शरीर से उतना ही काम लीजिए जितना आपका शरीर बर्दाश्त कर सकता है, और रात में नींद भी अच्छी लेना जरूरी है। कम से कम 7-8 घंटे तो लेनी ही चाहिए। पानी आपको जरूर पीना है। जूस, फ्रूट और हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। ज्यादा गर्मी में धूप में नहीं घूमना चाहिए, ठीक है? थोड़े दिन आपको रेस्ट करना पड़ेगा, समझ गई? डॉक्टर की बातें सुनकर सावित्री और पलक को बहुत बुरा लगता है और दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने रुशाली के साथ बहुत गलत किया है। और सभी एक नया एसी लेकर आओ और ड्राइंग रूम में लगवा। रात को मेरी बहू रुशाली एसी में सोएगी ताकि उसे अच्छे से नींद आ सके। माँ क्यों ना एक काम करते हैं, भाभी को कुछ दिनों के लिए उनके मायके भेज देते हैं। अपनी मम्मी के पास रहेंगी तो इनका मन भी खुश हो जाएगा। भाभी तो कह रही थी कि उनकी मम्मी अकेली है, उनके जाने से उनका अकेलापन दूर हो जाएगा और भाभी को भी थोड़ा चेंज मिलेगा। हाँ ये भी ठीक रहेगा। बहू तुम कल ही अपनी मम्मी के घर चले जाओ, वहाँ थोड़ी दिन आराम से रहो और हाँ घर को मैं और पलक मिलकर संभाल लेंगे। अपनी सास और ननद का इतना मिलनसार व्यवहार देखकर रुशाली की आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं और वो अगले ही दिन अपने बच्चों के साथ अपनी मम्मी के रहने के लिए चली जाती है। पीछे से सावित्री और पलक दोनों ही पूरे घर को संभाल लेती हैं। सावित्री को एहसास हो गया था कि बहू और बेटी में फर्क करना कितना गलत है। अब पलक अपने घर आ सकती है तो रुशाली भी तो अपनी माँ के घर जा सकती है। साल में एक बार ही तो छुट्टियाँ होती हैं जब बेटियाँ अपने मायके में आराम कर सकती हैं।